Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 13th September. So let's get started. First news is with respect to retail inflation under 4%. ये सब चलता रहता है न्यूज़ में, कोई नई बात नहीं है, ये हर महीने आता रहता है. For you, what is important is that you should have that clarity between WPI, CPI, PPI. ठीक है, ये सब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. इसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई का, राइट, एंड दैट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट. अगर ये सब चारों पांचों चीजें आपने की हुई है तो ये जो मंथली रिपीट होता रहता है इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है. 5 स्टेट सीक फेयर शेयर ऑफ टैक्स एंड कैप ऑन सेस. अब देखिए, हमने पूरा का पूरा एक मेंस का सेशन किया हुआ है ऑन फिस्कल फेडरलिज्म. वहां पे सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, मैं नीचे पिन कर दूंगा. बाकी यहाँ पे जानने की जरूरत ये है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने अभी तक देखा है. पहले यहाँ पे सरकार जो अपनी नेट प्रोसीडिंग्स आती है ना, उसमें से सिर्फ सेस और सरचार्ज ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं. बट द फैक्ट इज कि आज जितना टोटल रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर के पास आ रहा है उसका 1/5 अराउंड सेस एंड सरचार्ज से ही आ रहा है. तो अब ये सेंटर कहने के लिए कहता है, देखिए जो 100 है उसमें से हम लोग 41% दे रहे हैं स्टेट्स को. बट द फैक्ट इज कि इस 100 में से 20 तो सेस एंड सरचार्ज के फॉर्म में आ रहा है, जो कि सेंटर आपके साथ शेयर करेगा नहीं. ठीक है, यानी कि आप जो 41% दे रहे हो वो 100 का 41% नहीं दे रहे हो, ये 41% है जस्ट 80 का. राइट. सो ये हमेशा से स्टेट एंड सेंटर के बीच में थोड़ा सा मैटर रहा है, क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस बहुत कम हुए थे एक टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में, एज लो एज $20 टू $40 तक चले गए थे, उस वक्त इन लोगों ने क्या किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 टाइम्स लगातार सेस बढ़ाती चली गई डीजल एंड पेट्रोल पर. राइट. तो सेंटर ने बहुत ज्यादा इनकम वहां से की, बट उसे स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया. तो ये चाहते हैं कि देयर शुड बी ए कैप ऑन सेस. अब सेंटर कहता है कि सेस स्पेसिफिक होता है. एग्रीकल्चर सेस है तो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होगा, एजुकेशन सेस है उसमें यूज होगा, हेल्थ सेस लगाया था कोविड के टाइम तो वो उसी में यूज होगा. बट जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, जब स्क्रूटिनी होती है इसकी, तो निकल के ये आता है कि ये सेस एग्जैक्टली शेयर ही नहीं किया गया. जहां पर देना था जिस जिस सेक्टर में उसमें दिया नहीं गया, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही पड़ा हुआ है. ठीक है, तो सेंटर क्या कर रही है, इस सेस को टारगेटेड सेक्टर में भेजने की बजाय इससे अपना फिजिकल डेफिसिट भर रही है. राइट. तो जिस पर्पज के लिए सेस लगाया जा रहा था वो पर्पज सर्व नहीं हो रहा है. दिस इज फर्स्ट थिंग. और कैप इसलिए चाहती है स्टेट गवर्नमेंट्स कि आप इसको बढ़ाते रहेंगे अलग अलग सेक्टर्स के नाम पे, बट स्टेट के साथ शेयर नहीं करेंगे. तो वो ये चाहते हैं कैप लगा दीजिए कि अगर इतने से एक्स हजार करोड़ से ऊपर अगर सेस कलेक्शन होता है तो फिर उसको शेयर कीजिए. ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक मत शेयर कीजिए, बट उसके ऊपर अगर जाता है सेस का कलेक्शन तो फिर शेयर भी कीजिए. दूसरा, ये लोग चाहते हैं ये 41 को बढ़ाकर 50% किया जाए. एट इज 50% जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो स्टेट के साथ शेयर करना चाहिए. बाकी पूरी क्लैरिटी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब, उसके लिए आपको मेंस 450 प्लस का फिजिकल फेडरलिज्म वाला टॉपिक देखना होगा जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है. यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है वी विल गिव 10% कोटा टू फॉर्मर अग्निवीर इन जॉब. अब जब से ये स्कीम आई है इसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ है कि जितनी भी स्टेट राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो इसको जस्टिफाई करने के लिए कोटा देती रहती है कि फॉर्मर अग्निवीर आएंगे तो हम उनमें 10% रिजर्वेशन देंगे उन्हें. बट अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की ही परफॉर्मेंस देखें, जो आर्मी से रिटायर होकर आए हैं, ठीक है, आर्मी में अलग अलग लेवल पे रिटायर होते हैं, जैसे मोस्टली जो जवान होते हैं 35 ईयर्स में रिटायर होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, जो लो लेवल पे जाते हैं, और इनको भी रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जाता है सीआरपीएफ, सीएपीएफ, इन जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में. बट अभी तक इनको जितना कोटा यहाँ एलोकेट किया गया था वही आज तक फुल नहीं हुआ है पूरा. तो गवर्नमेंट प्रॉमिस जरूर करती है कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे इसमें, बट अल्टीमेटली जितना कोटा दिया जाता है वो भी पूरी तरीके से फुल नहीं किया गया आज तक. तो पास्ट एक्सपीरियंस देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता जो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉमिस कर रही है वो एग्जैक्टली इंप्लीमेंट होगा. Anyway, state government to probe sexual harassment in Bengali film industry. Now, after Malayali industry एंड उसके बाद फिर तेलुगु में भी इसी तरह की बात आई, बॉलीवुड से भी इस तरह की बातें आती रही हैं. पहले साजिद खान के अगेंस्ट बहुत सीरियस एलिगेशन हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के. ठीक है, और ऐसे कई एक्टर्स के अगेंस्ट है, प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट है. उस तरह से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की भी यही हाल है. तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हम लोग हेमा कमेटी को स्टडी किया है हमने, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो इन सब इंडस्ट्रीज पे लागू होंगे. अगर कल को आर्ट्स इंडस्ट्री की, ओवरऑल आर्ट्स इंडस्ट्री की भी बात आ जाए ना, तो यही हाल है सब कुछ जो कुछ हेमा कमेटी पैनल ने रेकमेंड किया था और अपनी फाइंडिंग्स में बताया है. ठीक है, तो
ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीडीएफ में नोट्स आपके पास होंगे ऑलरेडी। वहां से सिर्फ हेमा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको इन जनरलाइज मैनर में पढ़िएगा, सिर्फ मलयाली इंडस्ट्री के कंटेक्स में नहीं, पूरी की पूरी जो आर्ट्स इंडस्ट्री है उसके कंटेक्स में, ठीक है। उसमें वो टीवी के रियलिटी शोज भी आ जाते हैं। मिशन मौसम, अब यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा रडार लगाने की जरूरत होगी ताकि हम बेटर मॉनिटर कर सकें अपने क्लाइमेट को। एक तो वैसे ही इंडियन मानसून जो है उसको बहुत ही वेरिएबल माना जाता है, काफी सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे अनप्रिडिक्टेबल अगर कोई मानसून है कहीं का तो वो इंडिया का ही है। उसके बाद फिर हमने जाना था दूसरा अभी कुछ दिन पहले कि आर्कटिक में जो आइस मेल्ट हो रही है उस वजह से भी इंडिया में कुछ रीजन में फ्लड्स आ रहे हैं तो कुछ रीजन में ड्रॉट पड़ रहा है, ठीक है। जबकि हम लोग जनरली क्या मानते थे अब तक कि एलनिनो आएगा तो ड्रॉट ईयर होगा, लानिना आएगा तो फ्लड ईयर होगा, ठीक है, अच्छी बारिश होगी, जरूरत से ज्यादा बारिश होगी। बट ऐसा नहीं है। आर्कटिक जो नई रिसर्च आई है आर्कटिक सी आइस को लेकर, वहां जो मेल्टिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पर और वेरिएबल मैनर में पड़ रहा है। पूरा इंडिया यूनिफॉर्मली नहीं बट कुछ रीजन ड्रॉट प्रोन हो रहे हैं और कुछ रीजन फ्लड अफेक्टेड हो रहे हैं, राइट। ये दूसरी रिसर्च आई थी। तो इसी क्लाइमेट को और बेटर तरीके से स्टडी करने के लिए हमने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट मौसम टू बूस्ट दी रडार नेटवर्क। अब इसमें देखिए कि यूएसए की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में दे हैव वन रडार फॉर एवरी 154 किलोमीटर, whereas इंडिया हैज वन फॉर एवरी 432 किलोमीटर। ठीक, अगर प्रिसाइजली भी याद नहीं कर सकते तो 150 किलोमीटर उनका और करीब 400 किलोमीटर हमारा, ठीक। ये सिर्फ ये चीजें बार बार थोड़े फैक्ट्स अगर हमें याद रहेंगे तो हम बेटर अपने आंसर को में एक क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, राइट। जस्ट लाइक श्रुति शर्मा, अगर मैंने इतने साल में कोई कॉपी देखी है विच कुड बी कॉल्ड एज द बेस्ट तो वो श्रुति शर्मा की है, ठीक है। उनके आंसर्स आप जितनी बार देखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए का मिशन मौसम दैट कैबिनेट हैज क्लियर्ड involves a major upgrade of the forecasting infrastructure as well as funding research into better understanding of weather modification. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है एंड इट होप्स टू प्रोक्योर एंड इंस्टॉल अप टू 60 वेदर रडार्स, 15 विंड प्रोफाइलर्स एंड रेडियो सॉन्डेस। ओके, मतलब नंबर्स याद नहीं रखने बट हमें ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हमें रडार्स की जरूरत पड़ेगी, हमें विंड प्रोफाइलर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें रेडियो सॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। सो हम एक रेगुलर अपडेट दे सकें ऑन द चेंजिंग पैरामीटर्स ऑफ विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एट वेरियस एलिवेशंस एट द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमें जो कुछ अचीव करना है इस फील्ड में वो है क्लाउड सिमुलेशन को, ठीक है। या तो अगर कई बार ज्यादा बारिश हो रही है तो हम उस क्लाउड में चेंज कर सकें और बारिश कम हो जाए, या फिर हमें बारिश की जरूरत है बट नहीं हो रही है तो हम क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवा भी सकें, ठीक है। तो इस पर भी हमें थोड़ा ज्यादा प्रिसीशन के साथ काम करना है। क्लाउड सीडिंग पे मैंने आपके साथ एक सेशन किया था बहुत पहले। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कई बार जो कंट्री कर रही है वो वहां पर तो एग्जैक्टली बारिश नहीं होती क्योंकि क्लाउड्स तो इधर मूव भी करते रहते हैं, बट किसी और जाके नेबरिंग कंट्री में ज्यादा बारिश हो रही है। तो उस तरह की चीजें भी होती हैं। वी विल ऑल्सो बी सेटिंग द क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में है। इट विल हेल्प अस मॉडल द रेन क्लाउड्स विद ग्रेट प्रिसीजन, क्योंकि ये वेदर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी आज नहीं तो कल, ठीक है। सीडिंग क्लाउड्स एंड ट्वीकिंग देम टू कंट्रोल दी रेनफॉल, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कंसिडर किया था कुछ टाइम पहले पॉल्यूशन की वजह से कि इस पॉल्यूशन और गंदी हवा जो थी दिल्ली की पॉल्यूटेड एयर, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्लाउड सीडिंग यूज करके बारिश करवा सकते हैं। तो ये इन चीजों को और ज्यादा प्रिसीजन डेवलप करने की जरूरत है इसमें। वैसे सिर्फ एक ये फॉर्डर पॉइंट का ही काम करेगा आपका मिशन मौसम, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाइकली फ्रॉम 2025। ना होता क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर टोल बना हुआ है, ठीक है, हाईवे पर। अब इस इंसान को जाना है 10 किलोमीटर, ठीक है, इस इंसान को जाना है 25 किलोमीटर। दोनों ने रोड को अपने अपने अकॉर्डिंग यूज किया, किसी ने 10 किलोमीटर, किसी ने 25 किलोमीटर। लेकिन सपोज कीजिए यहाँ का टोल चार्ज है 25 रुपीज, तो ये इक्वली लगता है दोनों पे, जबकि वो 10 किलोमीटर ही चल रहा है अपनी गाड़ी आपके रोड पे, ये 25 किलोमीटर चला रहा है। तो इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। यानी कि मैं जितने किलोमीटर यूज करूंगा सैटेलाइट उतना मॉनिटर करेगी मेरी गाड़ी को, एंड जितने किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है मुझ पर उतना ही लगेगा। अगर हम मान लें कि 1 रुपीज पर किलोमीटर टोल चार्ज है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ देने होंगे 10 रुपीज, जिसने 25 किलोमीटर यूज किया उसको देने होंगे 25 रुपीज, राइट। तो ये चीज इंडिया शुरू कर देगा और उसका कहना है कि ये हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 यानी मार्च तक इसको शुरू कर देंगे।
Government envisage a hybrid toll mechanism so that the toll booths can track vehicles fitted with onboard unit for receiving signals from the global navigation satellite system and radio frequency identification based FASTag, जो कि ऑलरेडी अभी भी यूज हो ही रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ये सैटेलाइट से थ्रू हो रहा है तो टोल प्लाजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये सारे जो व्हीकल्स में हम लोग फिट करेंगे उनको ट्रैक करने के लिए भी तो जरूरी है ना, तो हाइब्रिड मोड में ही चलेगा। बट पब्लिक के लिए एक बेनिफिट होगा, डिपेंडिंग कि हम कितना यूज कर रहे हैं उस रोड को, उस हिसाब से हम पे करेंगे। दूसरा, मोदी जी सपने बेचने में बहुत आगे हैं, तो उन्होंने कहा है कि एयर टैक्सीज विल बी रियलिटी इन इंडिया वेरी सून। ठीक है, जस्ट लाइक आप समझ लीजिए एक छोटे हेलीकॉप्टर्स, आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना है, जस्ट यूज दी एयर टैक्सी। और इसी तरीके से एक और कंसेप्ट आया था एक टाइम पर, पॉड टैक्सी, ये भी गुड़गांव के लिए कंसिडर किया गया था और ये शायद फिजिबल भी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप ये समझिए कि रेलवे ट्रैक्स चले हुए हैं, ठीक है, आप मेट्रो वगैरह का वेट नहीं कर रहे हो, आप दूसरी ट्रेन का वेट नहीं कर रहे हो, आपने अपनी एक छोटी सी पॉड टैक्सी ली 2 या 3 लोगों ने, और वो इस ट्रैक पे जा रही है जहां तक आप लोग को जाना है। राइट? ये पॉड टैक्सी का कंसेप्ट था। तो ये सब न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। उसी तरह से कि हाँ, एक हाइपरलूप ट्रेन की बात होती है, उसका भी यही सिनेरियो है। 5-6 लोगों की एक बार एक अब कह लीजिए कि एक टैक्सी साइज की बोगी फिल हो गई, उसके बाद उसको हाइपरलूप में डाल के फुल स्पीड पर अराउंड 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, और उसके थ्रू आप बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। ये वैक्यूम में ट्रैवल करती है, ये जो पूरे पाइप्स होंगे उनके अंदर ट्रैवल करेगी वैक्यूम का यूज करते हुए, और ये एग्जैक्टली ट्रैक पे नहीं चलती है, अपने मैग्नेटिक को यूज करते हुए थोड़ा सा ट्रैक से ऊपर चलती है। ठीक है, ये हाइपरलूप वगैरह न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हम प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के टाइम इकोनॉमी में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी ये सिर्फ मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो एयर टैक्सी भी एक न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही है इंडिया के लिए। एलिस इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम नॉट ए रीजन टू बुलडोज द प्रॉपर्टी, थोड़े दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा था, एंड बाय 18 सितंबर उसने कहा था कि हम कुछ गाइडलाइंस जारी करेंगे कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बेवजह प्रॉपर नोटिस नहीं देते हो, नोटिस देते हो तो उसके बाद उसको वक्त नहीं देते हो कि अगर उसने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो उसको वो खुद तोड़ सके, अगर थोड़ा सा आगे निकल रहा है सपोज उसकी खुद की प्लॉट से, तो और उसके बाद फिर उसको लीगल रेमेडी का भी टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये 3 मेजर इश्यूज थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था। उसने कहा था कि हम इसके लिए एक गाइडलाइन फ्रेम करेंगे प्रॉपर, क्योंकि देखा ये गया कि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी पे कोई एक्विजिशन लगा है कि इस आदमी ने कुछ गलत किया, उस कोई क्राइम किया, तो आप उसका पूरा घर तोड़ देते हो और ये कहते हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तो अपनी एक्टिविटी की है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रूव करने के लिए वक्त तो दीजिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जब इसमें 18 को गाइडलाइंस जारी करेगा तब हम उसको स्टडी करेंगे एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे said that alleged involvement of a person in a crime is not a ground for demolition of his or her property. लीगल भी होती है तो इलीगल बता के तोड़ दिया जाता है और फिर उसको बड़ा चढ़ा के हाईलाइट किया जाता है, बुलडोजर बाबा बन जाते हैं आप लोग और वोट मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू फ्रेम ए पैन इंडिया पॉलिसी टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट गवर्नमेंट बुलडोजर्स। ठीक है, तो ये जब भी एक पॉलिसी देगा सुप्रीम कोर्ट या गाइडलाइंस देगा या सरकार इस पे कोई पॉलिसी बनाती तब हम उसकी बात करेंगे, अभी इसमें बात करने लायक कुछ नहीं है। दूसरा यहाँ पे, हाँ, इनका मिलना हुआ है चाइनीज एंड रशियन एम्बेसडर से अजीत डोभाल जी का, बट ऐसा कुछ नया निकल के नहीं आया, वही है चाइना के साथ जो डेडलॉक बना हुआ है इसको सॉल्व करना है। बाकी ब्रिक्स समिट होगा इस बार कजान में रशिया में, और उसके लिए ये जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर में। ठीक है, तो अगर उसमें से कुछ निकल के आएगा तब की बात है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पीपल एज 70 एंड अबव विल बी रोल्ड आउट इन वीक। अब इस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं अभी भी, वो हम आज ही के पेपर में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट इसको देखिए, इतना बड़ा फ्रॉड करके भी ये केस आज तक चल रहा है। अगर ये कोई और अच्छी कंट्री होती तो अब तक ये लेडी जेल में होती। इतने फ्रॉड, इतने अटेम्प्ट तो अलाउ नहीं है जितने उसने दे लिए, फेक सर्टिफिकेट, और इसके जैसे कई हैं फेक सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। और उसके बाद भी हमारा जुडिशियल सिस्टम सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट है, बट वो हमेशा ये शो करता है वी आर द मोस्ट एफिशिएंट। सरकार आपकी नहीं सुन रही है, पुलिस आपकी नहीं सुन रही, तो हम सुनेंगे। बट सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट यही लोग हैं। एक बार आप कोर्ट कचहरी में फंस गए, आप 5-10 साल निकल नहीं सकते वहां से। ऑलराइट, इसकी बात करेंगे कॉलेरा। अब कल मैंने आपके साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डिस्कस किया था मेन 450 प्लस में। राइट, अब उसमें ना एक पॉइंट और जोड़िएगा यहाँ पर कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जैसे साउथ सूडान में चल रहे हैं या फिर मोस्ट ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में चल रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के लिए डिजीज भी लेकर आती है। क्यों? क्योंकि घर शैटर हो गए, ठीक है, सब कुछ टूट फूट गया, पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया आपकी कंट्री का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके यहाँ वाटरबॉर्न डिजीज होने के और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखा था गाजा में,
गाजा का कहना था कि यहाँ पे काफी सारे बच्चे अब पोलियो इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज जाने नहीं दी जा रही हैं पोलियो के लिए। और ये पोलियो फ्री था गाजा, लेकिन आज जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके बाद इनको पोलियो की मेडिसिन मिल नहीं पा रही है। तो आज जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके नतीजे इनको पूरी लाइफ भी फेस करने पड़ेंगे, राइट। तो ये कन्फ्लिक्ट चाहे अफ्रीका में हो, गाजा में हो, हमेशा ये कन्फ्लिक्ट बच्चों के लिए नई बीमारियां लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंगल पॉइंट और जोड़ लीजिएगा उसमें, कॉलेरा का स्पेशली, ठीक है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बातें हैं। ये होता किस वजह से? मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीजन है कि क्लीन वाटर नहीं मिल पाता, हाइजीन नहीं मिल पाता, अच्छा सैनिटेशन नहीं मिल पाता। Cholera is an acute diarrheal disease caused by ingestion of water or food contaminated with Vibrio cholerae। अब देखिए इंडिया में भी मैंने आपको बताया करीब 70% जो डिजीज हैं वो वाटरबॉर्न डिजीज हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम चाहे हजारों करोड़ की मूर्तियां बना लें, स्पेस रॉकेट्स लॉन्च कर लें, बट अगेन द थिंग इज कि अगर हम 70 साल में सिर्फ पीने का साफ पानी अपने गांव तक नहीं पहुंचा पाए तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर है, राइट। दो हमारे सबसे बड़े फेलियर हैं इंडिया में, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, और वो आज तक है। पिछले 10 साल मोदी सरकार होने के बाद भी लोग कहते हैं कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अभी हुआ। ऐसा नहीं है, कुछ हुआ, लेकिन कुछ ऐसा है एकदम बेसिक जो होना बहुत जरूरी था। फर्स्ट था मास एजुकेशन। हमारे आईआईटी आईआईएम्स एम्स पर फोकस करते करते हम लोग मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर बैठे, और हम लोग ने बना लिए छोटे छोटे एक्सीलेंस के आइलैंड विद इन दी मास ऑफ अनएजुकेटेड पीपल, राइट। ये सिर्फ नाम की डिग्रीज और नाम का स्कूल सर्टिफिकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मास एजुकेशन पे हमने उतना फोकस नहीं किया। जापान में जब बॉम्ब्स गिरे तब उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कहा ये बिल्डिंग्स बन जाएंगी, ब्रिज बन जाएंगे, पहले बच्चों की स्कूल्स लगाओ। उन्होंने पेड़ों के नीचे बिठा के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अपनी जनरेशन खराब नहीं होने दी एजुकेशन के मामले में। लेकिन इंडिया मास एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर गया, और वो आज भी नेग्लेक्ट कर रहा है। पीएम श्री जो कंसेप्ट आया उसमें यही प्रॉब्लम है स्टेट्स की, कि आप जो हमारे बेस्ट, देखिए स्टेट बोर्ड होता है, अब तमिलनाडु का एग्जांपल ले लेते हैं। उसका क्या कहना है कि हमारे स्टेट बोर्ड चल रहे हैं कुछ सरकारी स्कूलों में, ठीक है, एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स, एजुकेशन के टर्म में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में भी, क्वालिटी में भी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से अपनाइए, और दूसरा पीएम श्री स्कूल मॉडल को फॉलो कीजिए। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो हमारे बेस्ट स्कूल है उनको पीएम श्री में लाना चाहते हो। अगर आपको लाना है तो आप हमारे जो कमजोर स्कूल है उनको लाइए, वरना होगा क्या कि जो स्कूल्स ऑलरेडी यहाँ पे बेस्ट चल रहे हैं तमिलनाडु में, उनको स्टेट बोर्ड से माइग्रेट करना पड़ेगा सीबीएसई की तरफ तमिलनाडु में, ठीक है। क्यों? अदरवाइज सेंटर आपको ग्रांट रिलीज नहीं करेगा। तो ये जो हाई हैंडेड अप्रोच है, जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेना ही है, आपको दिखाना ही है कि मॉडल स्कूल गवर्नमेंट के बेस्ट स्कूल, तो फिर आप जो वीक स्कूल से उनको लीजिए और उनको मॉडल स्कूल बना के दिखाइए, ठीक है। अब दूसरों को फोर्स कर, उस तरह बंगाल का भी यही इशू है, वहां पर भी पीएम श्री बोर्ड नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड रिलीज नहीं कर रही है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं कि अगर आप पीएम श्री फॉलो नहीं कर रहे ना, तो हम आपको समग्र शिक्षा माध्यमिक अभियान जो है इसकी भी फंड रिलीज नहीं करेंगे। अब इस वजह से ये होगा कि ये जो बेस्ट स्कूल है, मतलब दो क्वालिटीज के गवर्नमेंट स्कूल डेवलप हो जाएंगे, एक ये वाले पीएम श्री, और दूसरे ये समग्र शिक्षा वाले जो कि वीक रह जाएंगे, क्योंकि आप इनकी फंडिंग रिलीज नहीं कर रहे हो जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, नहीं। तो दो गलतियां इंडिया से हुई हैं हमेशा, मास एजुकेशन पे हमने ध्यान नहीं दिया, और दूसरा कि क्वालिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर नहीं करा पाए हम। अगर हम ये इंश्योर कर पाते तो हम इंडिया का 70% डिजीज बर्डन कम कर पाते, राइट। चलिए, तो फिलहाल अभी कॉलेरा की बात करते हैं। इफ ट्रीटमेंट इज डिलेड, दिस कैन लीड टू एक्सेसिव एंड फास्ट डिहाइड्रेशन एंड पॉसिबली डेथ। 2 billion people still lack access to safely managed drinking water across the world, okay, and 3.6 billion people lack access to safely managed sanitation। वर्ल्ड लड़ने के लिए तो तैयार है, हथियार खरीदने के लिए। इवन अगर आप अफ्रीका में भी देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स में आप देखोगे इन रेबल्स के पास, गवर्नमेंट के पास, इनके पास बेस्ट वेपन्स हैं लड़ने के लिए। ये बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्होंने वेपन खरीद रखे हैं, रेबल्स ने भी और गवर्नमेंट फोर्सेस ने भी। लेकिन उन्हीं कंट्री में ना तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है और ना ही प्रॉपर सैनिटेशन, और बिलियंस ऑफ लोग हैं ऐसे वर्ल्ड में। The death from cholera increased last year by 17% compared to 22। अब ये दिखाता है कि ये डेथ, हम मानते हैं कि ईयर ऑन ईयर कम होनी चाहिए, बट ये बढ़ी क्यों? और इसका सबसे बड़ा एक रीजन था कन्फ्लिक्ट। ये जो अफ्रीकन नेशन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो गाजा वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कॉलरा बढ़ने का। It added that conflict, climate change, unsafe water, sanitation, poverty, displacement all contributed to the rise in cholera outbreak last year, right? Middle East and Asia declining by one third, but
केसेस फ्रॉम अफ्रीका मोर देन डबलिंग। इसलिए मैंने आपको कहा था ये पॉइंट कल वाले लेक्चर में ऐड कर लीजिए कि जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, जो अनरेस्ट चल रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में, स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, उस वजह से न्यू डिजीज, बीमारियां और इनका नेग्लेक्ट, ये सब चीजें प्रॉब्लम भी अफ्रीका में आती है। अब इसके लिए एक ही चीज है कि इसके लिए आप मेडिसिन इंश्योर कीजिए, ठीक है, और वो भी अफोर्डेबल। अब इसी को इंश्योर करने के लिए रोल प्ले करता है इंडिया, बिकॉज इट इज द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, जो कि सबसे चीप एंड अफोर्डेबल मेडिसिन बनाने के लिए जाना जाता है। बट अगेन फिर इश्यू आ जाता है गैम्बिया का, जो 60 चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ दैट कंटेमिनेटेड सिरप, ठीक है, किडनी फेलियर हुआ था इन बच्चों का। तो ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं तो इंडिया की ब्रांड इमेज को और झटका लगता है। उस वजह से वो क्या करते हैं, फिर इंडिया की मेडिसिन पे और ज्यादा ट्रस्ट लूज कर देते हैं। ये सब बातें कल मैंने आपके साथ अफ्रीका वाले लेक्चर में की है। नाउ ग्लोबल कॉलरा क्राइसिस कॉज्ड ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ द कॉलरा वैक्सीन। अब ये वैक्सीन की शॉर्टेज को ओवरकम करने में इंडिया हेल्प कर सकता है। देन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप विच मैनेज द इमरजेंसी वैक्सीन सप्लाई had to suspend the standard 2 डोज वैक्सीनेशन रेजिमेंट, क्योंकि वैक्सीन की कमी हुई और उसने कहा कि ठीक है चलिए पहले सिंगल डोज अप्रोच ही लेते हैं ताकि ज्यादा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके इससे। और इसके साथ में जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी कहा टू एंटर द मार्केट टू एक्सेलरेट देयर एफर्ट्स, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। While vaccination is an important tool, safe drinking water, sanitation and hygiene remains the only long-term and sustainable solutions to ending cholera outbreak and preventing future ones. अब दूसरा क्लाइमेट चेंज का भी थोड़ा सा इसमें रोल देखने को मिलता है, दैट वार्मर सरफेस वाटर्स कैन फेवर द इमर्जेंस ऑफ बैक्टीरिया, राइट। क्लाइमेट लिंक इज वेरी क्लियर। फ्लड्स कैन एड स्प्रेड बाय कॉजिंग लैट्रिन्स टू ओवरफ्लो। ओके, conflict, climate change, limited investment in development and population displacement due to emerging and re-emerging risks are all contributing factors to the rise in number of cholera outbreaks. Clearly, several of the sustainable development goals are not, जैसे हमारा गोल 5 क्या है वो इसी की बात करता है, they are not on course and nowhere near meeting the targets. Access to safe drinking water, sanitation is far from being fundamental right. So what we need to do is there is critical need for sustainable funding to advance safe water, sanitation and hygiene services, strengthen disease surveillance in cholera hotspots and scale up लोकल ओरल कॉलरा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये चीजें इक्वली इंडिया के लिए भी ट्रू है। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज आई है, अब ये इसमें आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि हमारी सरकार कितनी लापरवाह है पब्लिक की हेल्थ को लेकर, ठीक है। एक होता है ORS प्योर और दूसरा होता है ORSL, ठीक है। जब कुछ डॉक्टर्स ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज की कि ये डेंजरस है, अगर आप डायरिया की कंडीशन में ये वाला दे रहे हो, ठीक है। अब इसमें मार्जिन ज्यादा होता है तो जो फार्मेसीज हैं वो ORS के नाम पर ही ORSL को बेच रही हैं, राइट। तो इसके अगेंस्ट PIL भी फाइल की गई, CDSCO के पास भी मैटर गया। पहले CDSCO ने कहा हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कीजिए इस चीज को, बट उसके बाद पैसा मिला तो फिर से अलाउ कर दिया। सच्चाई तो यही है। Diarrhea is the third leading cause of childhood mortality in India, accounting for 13% of all death among children under 5, ठीक है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जब तक कि आप 5 साल के हो। इसका सबसे इजी सॉल्यूशन WHO ने जो दिया वो था ORS। अब ये याद रख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें सोडियम भी होता है, इसमें पोटेशियम भी होता है, क्लोराइड, साइट्रेट, डेक्सट्रोज नीडेड फॉर द ह्यूमन बॉडी टू रिहाइड्रेट इफेक्टिवली। कई बार इस तरह की चीजें भी पूछ ली जाती हैं, कोई भरोसा नहीं है प्रीलिम्स में कि इसमें क्या क्या मिला होता है WHO में, ठीक है, एकदम बेसिक बात ही है। बट अब यहाँ देखिए, जब ये मैटर CDSCO के पास गया तो उसने कहा इन लोगों कि आप FSSAI के पास जाइए। जब इनके पास गए तो अप्रैल 23 FSSAI इशूड एन ऑर्डर टू स्टॉप द मिस लेबलिंग ऑफ ORSL, ठीक है। इन्होंने इसको मिस लेबल कर रखा था और लोग ORS समझ के ORSL ले रहे थे। However, in July, the order was revised to allow companies with a valid trademark to retain the name ORS provided they included disclaimer. अब उन्होंने कहा कि ठीक है आपके नाम में ORS वर्ड आ रहा है ना तो आप यूज कर लो, लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर लगा दो, ठीक है। ये अलाउ कर दिया FSSAI ने। अब कौन डिस्क्लेमर रीड करता है इतना, ठीक है। और ये जो डिस्क्लेमर लगाए गए इस पे, उसमें लिख तो दिया गया कि डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया में यूज नहीं करना है, बट इतने छोटे फॉन्ट्स में लिखा कि इजिली कोई भी उसको ओवरलुक कर जाएगा। कोई भी मदर जाती है थोड़ी सी कम एजुकेटेड कि आप मुझे ORS दे दीजिए, उसकी जगह अगर उसको ORSL पकड़ा दिया, वो नहीं रीड करने वाली है कि डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया,
आप डायरिया में दे देंगे और आपके बच्चे की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलती थी एफएसएआई की कि आपने क्यों परमिशन की, आपने ये ओआरएस वर्ड क्यों यूज करने दिए इन ब्रांड्स को। फार्मासिस्ट वो इसलिए दे देते हैं ओआरएस के नाम पे ये चीज क्योंकि उसको हायर मार्जिन होता है उनका। फिर एक पीआईएल फाइल की गई तेलंगाना हाई कोर्ट में डिमांडिंग दैट मैन्युफैक्चरर्स रिमूव द लेटर्स ओआरएस फ्रॉम द नेम ओआरएसएल। In response to PIL, companies introduced the misleading concept of silent dehydration. ठीक है, the term not found in any medical literature to promote ORSL. ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि ये साइलेंट डिहाइड्रेशन, ये तो ये हरकतें करती है हमारी सरकार आम आदमी की हेल्थ के साथ। और ये सब होता है कि कंपनी बहुत पैसा देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, हर पॉलिटिकल पार्टी को। ये जो फ्री हेल्थ कवरेज दिया गया फॉर ऑल पीपल ओवर 70 ईयर्स। अब फर्स्ट थिंग इज कि रिमेंबर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, अगर आप 70 ऊपर ईयर से ऊपर हैं तो आपको ये 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बट सेकंड थिंग इज कि आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कवर नहीं करता ये। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जहां इलाज वगैरह के लिए तो चलिए आपको इंश्योरेंस कवर था तो हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं दिया आपने, बट उसके बाद जब उस बीमारी से रिकवर करने के लिए आपको आगे जाना है तब ये एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा। अब ये जो टर्शियरी बीमारियां होती है इनको करेक्ट करने के एक ही तरीके हैं कि हम ज्यादा इन्वेस्ट करें अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में, राइट, ताकि टर्शियरी तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। ठीक है, बीमारी का। बट द थिंग इज कि जब से हम लोग ये लेकर आए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसने पूरी तरीके से टारगेट किया सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को। अब टर्शियरी सेक्टर की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा फायदा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। बड़ी बड़ी सर्जरीज वो करते हैं, सरकार से पैसा उनको मिल जाता है इंश्योरेंस के नाम पे। कई बार सर्जरी की जरूरत नहीं है तो भी कर दी कि सरकार से इसके बहाने पैसा आ जाएगा, राइट। लेकिन इस सब में क्या हुआ, सेकेंडरी और टर्शियरी और इस स्कीम को ज्यादा फोकस करने में हम लोग प्राइमरी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर गए। ओके, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स निकल के आए। तो ये जो उन्होंने 70 ईयर्स ओल्ड पीपल के लिए किया है टू एक्सटेंड द कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू सीनियर सिटीजन ओवर 70 ईयर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, तो ये तो एक अच्छा मूव है, इसमें कोई डाउट नहीं। With out of pocket expenditure for health care in India among the highest in the world। हमारे यहाँ कहा जाता है इंडिया बहुत ही मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे बहुत होता है क्योंकि रेट बहुत कम है। रेट कम है वहां तक, बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है हमारा वर्ल्ड में। The health insurance scheme is limited to secondary and tertiary care hospitalization। ठीक है, दिस इज द इशू कि ये पूरी तरीके से सेकेंडरी एंड टर्शरी इसकी केयर पर फोकस करती है ये स्कीम। और क्योंकि अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है, लोग 85 तक तो आई थिंक आजकल हर कोई जी रहा है। ठीक है, एंड आपको आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि बीमारियां बहुत जल्दी आ रही हैं एज में। एज लो एज 35-40 के लोगों के साथ भी बीपी की प्रॉब्लम देखी जाती है, 40 तक तो हो ही जाता है आजकल। ठीक है, तो इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अर्ली ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज। तो ये तो श्योर है कि अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज होगा, लाइफ लंबी होगी तो और ज्यादा मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस होंगे लोगों को, तो ये स्कीम जरूरी भी थी। बट जो आउट पेशेंट केयर का खर्चा है वो है करीब 40-80% जो कि कवर नहीं किया जाता है स्कीम के द्वारा। ठीक है, तो दिस इज वन चैलेंज। सेकेंड, जब से जन आरोग्य योजना लॉन्च हुई है 2018 में, स्पेशली स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स में, तो यहाँ पर इसका पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं रहा है। ठीक है, मोस्ट स्टेट्स में, स्मॉल सिटीज और टाउन्स में। बड़ी सिटी में तो ठीक है, फिर भी इसका पेनिट्रेशन रहा स्कीम का। अनलाइक इन दी सदर्न स्टेट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर in public sector has been largely neglected and is inadequate and ill-equipped to meet the demand in other parts। प्राइमरी हेल्थ केयर में स्पेशली हमारे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनमें तो पूरी तरीके से लगभग नेग्लेक्ट है वो। आपने देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत, स्पेशली बिहार में। रोबस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पब्लिक हेल्थ केयर विल शार्पली कट द लोड ऑन टर्शरी हेल्थ केयर। कि अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी पे ही अच्छे से ट्रीटमेंट कर लें, फैसिलिटीज दे दें, ठीक है, जल्दी डिटेक्ट कर लें, तो फिर टर्शरी पे पड़ने वाला लोड अपने आप कम हो जाएगा। एंड हेंस द नीड फॉर क्यूरेटिव केयर, द रिड्यूस्ड क्यूरेटिव केयर लोड एट टर्शरी हॉस्पिटल्स विल मेक दिस स्कीम इवन मोर सक्सेसफुल। लेकिन स्कीम में क्यों प्राइमरी हेल्थ केयर टारगेट नहीं किया, ये तो वही जाने। अब यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, एक यूएसए का, एक थाईलैंड का। अब यूएसए में क्या होता है, यूएसए पूरी तरीके से रन करता है इंश्योरेंस बेस पर। आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, आपको बीमारी हो आप जाके इलाज करा लो, सरकार उसका पे कर देगी। बट उससे क्या होता है कि जो
हॉस्पिटल्स में जो ओवरऑल कॉस्ट है इसकी, ठीक है, ट्रीटमेंट की, वो इंक्रीज होती रहती है रेगुलरली। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज करते रहते हैं, सरकार 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है, अगर आपके ट्रीटमेंट 5 लाख से ज्यादा लगे तो फिर आप खुद दीजिए, राइट। तो ये चीजें, ये यूएस मॉडल है। बट थाईलैंड मॉडल देखिए, इट हैज फोकस एंड प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथेंड इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड इवन डाइवर्टेड फंड्स earmarked for urban hospitals to build rural hospitals and health centers to attain the universal health coverage। ये है थाईलैंड मॉडल। तो हमें ये फॉलो करना था, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं यूएस मॉडल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। दो देयर इज वेनिंग एंथुसियाज्म इन प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू लो ट्रीटमेंट रेट एंड डिलेड पेमेंट। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एंथुसियाज्म उतना नहीं रहा है, क्योंकि एक तो क्या, ट्रीटमेंट कराने कम लोग आ रहे हैं प्राइवेट में, और दूसरा कि पेमेंट जब सरकार की तरफ से आता है तो थोड़ा डिले होके आता है। बट स्टिल 2/3 ऑफ द टोटल मनी स्पेंड ईच ईयर अंडर दिस स्कीम वेंट टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। यानी कि सिर्फ 1/3 जो पेमेंट है वो जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, 2/3 जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल। और ये क्यों जा रहा है? जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट ने फ्लैग किया था, दैट एक ही नंबर पर 9 लाख से ज्यादा आईडी कार्ड बना दिए गए, ठीक है, तो फर्जीवाड़ा ज्यादा हो रहा है। दिस वीकेंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर विल रिजल्ट इन एन ओवरलोड इन टर्शरी हेल्थ केयर। अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे वीक पड़ेंगे तो टर्शरी पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, विच द प्राइवेट प्लेयर विल बी वेल poised टू टेक एडवांटेज ऑफ। This can lead to further shrinking of the government's commitment to strengthen the public healthcare system by over-relying on the insurance modality, which is neither affordable and will provide nor will provide appropriate healthcare, ठीक है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं स्कीम के। बाकी इस स्कीम को, जन आरोग्य योजना को, मैं एक बार आपके साथ सेपरेटली कवर कर दूंगा इन दिस 20 मिनट शॉर्ट डिस्कशन, ठीक है। उसमें हम सारे चैलेंजेस वगैरह देख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्थ केयर यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये सोचिए कि चलिए डॉक्टर्स है नहीं है, छोड़ो, हॉस्पिटल आप जाते हो, ठीक है, वहां पे एआई बॉट लगे हुए हैं, आप वहां पे अपने आप को चेक कराते हो, आपका टेम्परेचर में टेम्परेचर चेक होता है, ठीक है, आपकी आंखें वगैरह, टंग, जिस तरीके से एक डॉक्टर चेक करता है, ठीक है, और उस हिसाब से वो देखता है कि आपका फीवर क्या है, कैसा है, उस हिसाब से ये बॉट ही आपको मेडिसिन रेकमेंड कर देता है, जैसे डॉक्टर पर्चा बना के देता है, ठीक है, और फिर आप अपने आप को क्योर कर सकते हो उसके थ्रू। क्या ये हो सकता है फ्यूचर में? हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ काफी सारी चीजें और भी हैं जो चैलेंज बनती है, क्योंकि ये जितने भी एआई मॉडल हैं ये ट्रेन किए जाते हैं ऑन डेटा। अब वो डेटा एक तो होता पब्लिक का ही है, ठीक है, और दूसरी बात कि इन इस डेटा को नई नई जिस तरीके से बीमारियां आती रहती है, म्यूटेशन होते रहते हैं बीमारियों में, तो उसी तरीके से, जैसे टीबी के कई फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हमें इन मॉडल्स को अपडेट भी करना होगा रेगुलर, तो वो भी अपने आप में एक नया खर्चा बन के आएगा, ओके, एक्सपेंडिचर। The possibility of a free artificial intelligence powered primary care physician for every Indian available 24/7 within the next 5 years is ambitious. Yeah. It raises critical questions like feasibility, क्या ये feasible होगा, sustainable होगा, या ready है इंडिया इसके लिए to tackle such enormous undertakings. Delivering healthcare demands a human-centric approach of empathy as well as cultural understanding, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में नहीं होगी। जो डॉक्टर एक एम्पैथी रखता है आपसे, या वो कल्चरल जानता है यहाँ का कि आपने मोमोज खाया इसलिए आपको फीवर आया, okay, so AI cannot replicate the moral and ethical reasoning that comes from the conscious experience। तो ये इनका पहला काउंटर पॉइंट है यहाँ पर। दूसरा, the cost involved in establishing this infrastructure to capture, collect and train this data are substantial। उसमें तो कॉस्ट आएगी। As reproductive health and fertility rate change over time, constant fine tuning of AI model is necessary, लीडिंग टू रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो हमें इसको कॉन्स्टेंटली ट्रेन करते रहना पड़ेगा न्यू डेटा के साथ, तो वो फिर एक नया एक्सपेंस हर साल रहेगा। हेल्थ केयर डेटा इज कॉम्प्लेक्स एंड पर्सनल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज इट अक्रॉस पॉपुलेशन। अब आपका जो हेल्थ डेटा होता है वो कॉम्प्लेक्स तो होता ही होता है, उसके साथ साथ पर्सनल भी होता है, ठीक है। तो अब आप अलग अलग पॉपुलेशन के लिए कैसे ट्रेन कर पाओगे? हाँ, यूटिलिटी में काम आ सकता है एआई यहाँ पर। जैसे एआई कैन प्ले क्रूशियल रोल इन स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क थ्रू इट्स नैरो इंटेलिजेंस, डिफ्यूजन मॉडल एंड ट्रांसफॉर्मर्स। जैसे नैरो इंटेलिजेंस फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक प्रेडिक्टिंग हॉस्पिटल किचन सप्लाई नीड्स, किचन में क्या सप्लाई कम पड़ रहा है, कब खत्म हो सकता है, या जिस हिसाब से ये यूज हो रहा है ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो सप्लाई नीड को देख सकता है। इट कैन मैनेज बायोमेडिकल वेस्ट, कि इसको कहाँ कलेक्ट करना है, फिर किधर भेजना है, जिनको कलेक्ट करना है उनको बुलाना है किस दिन, मैसेज करके, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग द ड्रग प्रोक्योरमेंट, इस चीज में ये नैरो इंटेलिजेंस मॉडल काम आ सकता है। दूसरा है डिफ्यूजन मॉडल,
तो it can adapt at predicting patterns from complex data set. It can help screen histopathology slides or screen only a subset of population using the medical images. By offering the personalized learning experiences and simulating complex clinical scenario, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिन पे हम ट्रेन करते हैं या लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं, इट कैन कॉम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल मेडिकल एजुकेशन। कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता जैसा कि लोग सोचते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा इशू आएगा ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम का। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इज कि ये किस तरह के एल्गोरिदम से काम कर रहा है, ये इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जैसे अभी एक एआई बॉट ने बहुत बड़े चेस ग्रैंड मास्टर को डिफीट किया, बट उस एआई ने क्या एल्गोरिदम फॉलो की वो तो नहीं पता ना किसी को, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, उसी को कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, वेयर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ एआई एल्गोरिदम आर नॉट ट्रांसपेरेंट और इजिली अंडरस्टूड। Healthcare providers are left in the dark about how certain conclusions are reached, leading to a lack of trust and potential harm if the AI makes an incorrect or inappropriate recommendation. अगर उसने आपको गलत मेडिकेशन दे दिया तो फिर आप तो गए। AI powered healthcare in India promises increased efficiency and reduced error rates. Advanced AI technologies require significant investment in research, data, infrastructure, and continuous update cost that someone must bear. देखिए, तो ये कुछ एक दो चार इश्यूज हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओवर रिलाई करते हैं इस पर हेल्थ सेक्टर में तो ये इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बट ये रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमंस को। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अब देखिए एक चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये 2015 से ये डिस्कशन चलता रहा है इस पे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए इंडिया में या नहीं। ठीक है, तो बहुत ही आउटडेटेड टॉपिक है, बट अगर आप अभी अपने आसपास देखेंगे तो क्या हमने एक तरीके से सेमी यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी है क्या अपने लोगों को? हाँ दी है, अलग अलग फॉर्म में। जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश इनकम है। उसी तरीके से पूरे इंडिया में पीएम किसान स्कीम 6,000 रुपीज हर मंथ दिए जा, सॉरी एनुअल दिए जा रहे हैं हर किसान को, ये भी है। ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटका में वो 3,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह की यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, राइट। तो हमने यूबीआई पूरी तरीके से नहीं अपनाया, बट एटलीस्ट सेमी यूबीआई तो अपनाया हुआ है, राइट। ठीक है, जैसे कैश ट्रांसफर स्कीम्स फॉर फार्मर्स एंड वीमेन इवन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, इसके लिए इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। जो लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, उनका पहला कहना है, जैसे कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया था कि हम 8,500 रुपए हर महीने देंगे, ठीक है, या साल के 1 लाख रुपए का हमने बंदोबस्त कर दिया, इस तरह की बातें उन्होंने की थी चुनाव में। उसके पीछे इनका मोटिव क्या था कि पैसा पब्लिक के हाथ में आएगा तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, कि आपके पास आएगा, सबके पास आएगा, तो आप लोग कुछ ना कुछ परचेज करोगे, कहीं तो यूज करोगे। ठीक है, मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, मार्केट में डिमांड जनरेट होगी तो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनको और ज्यादा वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, अब मार्केट में डिमांड है तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी कलेक्शन भी और इंक्रीज होगा। तो ये कह रहे थे कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेकर आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट में मंदी है, डिमांड नहीं है उतनी ज्यादा। अब सोचिए कि आप 8,500 रुपए किसी बच्चे को हर महीने मिल रहे हैं, वो अपने एजुकेशन में आराम से इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। फिर वो जीएसटी तो उस पर लगेगा ही एंड ऑल दोस्त, तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी इनकम होगी, वो इनकम टैक्स भरेंगे, वो कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, ये सब भरेंगे। तो इसको बताया जाता है कि डिमांड, मार्केट में डिमांड होना जरूरी है। बट सच्चाई ये है कि ये पूरी डिमांड जो कम हुई है इसकी रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट है, वेरी हाई लेवल ऑफ टैक्स, बहुत बहुत ज्यादा। आपने पब्लिक की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब वो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ये डिस्पोजेबल इनकम ही कम हो जाएगी, मार्केट में डिमांड नहीं होगी, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज किसके लिए प्रोडक्शन करें? हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा डिमांड तो इंटरनेशनल मार्केट में है नहीं चाइना की तरह, तो फिर किसके लिए प्रोडक्शन करेगी प्राइवेट कंपनी? फिर वो वही करती है, जैसे भी जियो ने अपने 24-25 हजार लोगों को निकाल दिया। ठीक है, यही होता है। कई एयरलाइंस ने अपने लोगों को निकाल दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने निकाला, बैंक्स ने अपने कर्मचारी कम किए। उसके बाद सरकार जो नौकरियां रोक के बैठी है, 30 लाख से ज्यादा पोस्ट या कई नौकरियों को खत्म कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल रही है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो अल्टीमेटली यही हो रहा है कि पब्लिक के हाथ में जो पैसा था वो कम हो गया, तो मार्केट में डिमांड कम है। अब उसको सरकार को 30 लाख नौकरियां नहीं देखनी चाहिए, 30 लाख परिवारों का भला हो सकता है उससे, उस वे में देखना चाहिए। वो पैसा सैलरी के फॉर्म में जब पब्लिक के हाथ में जाएगा तो कितना यूज होगा, मार्केट में डिमांड जनरेट होगी एंड पूरी इकोनॉमी एक बूम पे आएगी फिर से। तो
तो ये सारा जो सियापा किया हुआ इकोनॉमी में उसकी रिस्पॉन्सिबल भी गवर्नमेंट है ड्यू टू हैवी टैक्सेशन एंड दिस पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग दी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। जब प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं दे पाता है तब सरकार का काम है जॉब्स देना। जब सरकार प्राइवेट सेक्टर बूम पे जा रहा हो तब सरकार अपनी रिक्रूटमेंट रिड्यूस कर सकती है। ओके, सो देयर इज लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन स्टंट्स द ग्रोथ, और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है एंड दिस रेट ऑफ ग्रोथ बिगिन टू डिक्लाइन। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से यूबीआई को बोला जाता है कि ट्राई करना चाहिए एक बार। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट द थिंग इज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर क्रेन मशीन इनके भरोसे चलते हैं, ये कोई ज्यादा वर्कर्स को काम नहीं दे पाते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर फिर भी ठीक है, टेक्सटाइल्स वगैरह उसमें जॉब मिलती है, बट ये जैसे आप ब्रिज वगैरह बना रहे हो वो मशीनों के थ्रू ही बनते हैं मेजोरिटी, ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर कहलाते हैं। दीज आर नॉट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। Similarly, what government need to do is it should focus on employment generating sectors. जैसे रेलवे फ्राइट कॉरिडोर्स बना रहे हैं हम लोग, हाईवे प्रोजेक्ट्स, पावर सेक्टर, दे डू नॉट गिव मच डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। वो सब बुलडोजर क्रेन्स वगैरह के थ्रू हो जाता है, 10 आदमी का काम एक अकेली मशीन कर लेती है, सिर्फ एक ही आदमी चाहिए आपको साथ में। एफिशिएंसी जरूर इंप्रूव होती है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाता है। देयर इज नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट ऑल्सो द ऑटोमेशन टेकिंग प्लेस। ठीक है, इवन जो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं वहां भी अगर आप जाएंगे तो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं उसकी वजह से, बट अल्टीमेटली उसकी वजह से लोगों की जॉब्स भी जाती हैं ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन पे मैं आपके साथ एक शॉर्ट सेशन जरूर करूंगा 20 मिनट्स का, क्योंकि ये 10 मार्कर्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में। ओके, शायद आज ही कर दूंगा। थिंक अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, वर्क हैज एक्सपेंडेड इनॉर्मसली बट स्टाफ स्ट्रेंथ हैज बीन कट। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल फोन लैपटॉप्स के थ्रू सारी बैंकिंग सर्विसेज मिल रही हैं आज। इफ वी लुक एट द ट्रेड सेक्टर विच इज द सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे ई कॉमर्स वालों ने दुकानदारों को डाउन कर दिया है। ठीक है, ये जो छोटे मोटे नेबर में स्टोर्स होते थे, आजकल ई कॉमर्स तो फिर भी ठीक था, एक और आ गया क्यू कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, 10 मिनट में डिलीवरी। तो फिर ये जो शॉपकीपर्स थे जो दुकानें खोल के बैठे हैं अपनी किराना शॉप, उनका लॉस इससे हुआ है। ठीक है, तो एक टाइम था जब हम कहते हैं इंडिया जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहा है, लेकिन आज हम लोग जॉबलेस ग्रोथ से और आगे जाके जॉब लॉस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जो जॉब्स ऑलरेडी थी वो भी खत्म हो रही हैं। रूरल हाउसिंग स्कीम ये एक मल्टीप्लाई इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि विलेजेस में जब आप ये कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हो रूरल हाउसिंग के, तो वो वर्कर्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, वहां मशीन वगैरह का ज्यादा रोल नहीं होता है, तो ये स्कीम के एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखे गए हैं रूरल इकोनॉमी पे। उसमें कोर सेक्टर में आने वाली ये सारी चीजें यूज होती हैं, स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो रूरल हाउसिंग स्कीम को और एक्सपेंड करना एक बेटर चॉइस है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा भी था कि आप एक बार रीलुक कीजिए ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आप दे रहे हो, क्योंकि इससे जो कॉर्पोरेट्स हैं बस उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है। यही इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार भी कहा था कॉर्पोरेशन टैक्स को लेकर भी, कि आपने कट तो किया, इन कंपनीज का प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन इन्होंने उसको री इन्वेस्ट नहीं किया कहीं पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। और दूसरा रीजन है कि हम लोग अपने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, तो उस डायरेक्ट टैक्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स। इसको तो हमने रिड्यूस कर दिया, हमने 30% से घटा के इसको 22.5% एंड 15% कर दिया फॉर ओल्ड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, फॉर न्यू इंडस्ट्रीज। राइट, तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स बहुत कम है 6.25%, और जबकि मैनी डेवलप कंट्रीज हैज मच हायर परसेंटेज। तो ये कुछ है जो आप रेवेन्यू मोबिलाइज करने की बात कर सकते हो। ये सब कोई नहीं पूछ रहा आपसे, कमिटी डिसॉल्व हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस इन एग्जाम। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा, दैट इज रेलवे प्लान्स टू फील्ड ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन्स इन जनवरी। अब ये इन्होंने लास्ट ईयर भी कहा था कि हम पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन दिसंबर 2023 तक चला देंगे, बट नहीं चली। अब कह रहे हैं कि जनवरी 2025 तक चला देंगे। ठीक है, तो हमारे रेल मंत्री बोलते रहते हैं ये सब। टिपिकली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी इसको हम डिटेल में जानेंगे इस टॉपिक को। हाइड्रोजन ट्रेन्स हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग एमिशन फ्री एट द पॉइंट ऑफ यूज, और रेलवे ने अपने सामने टारगेट रखा है दैट हमें नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाना है बाय 2030। ठीक है, तो इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं क्योंकि आपको आ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे लिए कर क्या रहा है? ये करता है कि केमिकल एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। राइट, दिस इज फर्स्ट सिंपल थिंग। और इसके बेनिफिट क्या है? हाई एफिशिएंसी होती है, रिलायबिलिटी एंड जीरो एमिशन। सो दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कैन एक्सेलरेट इंडियाज मूव टू रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिडक्शन इन ऑयल इंपोर्ट्स अलाइनिंग विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेंगे। मुझे आपको ये समझाना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। एनोड और ये कैथोड। ठीक है, यहाँ से हम लोग देते हैं ऑक्सीजन, यहाँ से देते हैं हाइड्रोजन।
इसके बाद क्या होता है, हम लोग एक कैटलिस्ट को यूज करते हैं और जो कि ब्रेक कर देता है इनको प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन है बीच में, तो ये जो प्रोटॉन है ग्रीन वाले, ये तो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं इधर, ठीक है, उधर ऑक्सीजन की साइड पहुंच जाएंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्रॉस नहीं करता है, वो ऊपर से सर्कुलेट करके एक पूरा का पूरा लूप बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, राइट। इसको सॉरी, okay, first thing is this hydrogen fuel cell, it converts the chemical energy stored in hydrogen into electrical energy via electrochemical reaction with the oxygen। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन को दे रहे हैं फ्यूल सेल में फ्रॉम द एनोड साइड, एंड ऑक्सीजन दे रहे हैं फ्रॉम द कैथोड साइड, जैसा कि ऊपर ग्राफ में देगा। अब कल मैंने आपके साथ जब अफ्रीका का सेशन किया था 450 में, तब मैंने आपको बताया था प्लैटिनम, ठीक है, किसके पास है 90% रिजर्व, साउथ अफ्रीका के पास, ठीक है। और इसके बिना हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी नहीं बना सकते, इसलिए अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया की मिनरल सिक्योरिटी में, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे हम एक प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज करेंगे और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट कर देंगे, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा कुछ प्रोटॉन्स में और कुछ इलेक्ट्रॉन्स में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो पहले हमने प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया इनटू प्रोटॉन्स यानी H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स E-। ओके, उसके बाद ये जो प्रोटॉन्स है ये पास कर जाएंगे उस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से, जो कि नेफ्लॉन की बनी होगी सपोज एग्जांपल, ठीक है। तो वो जो बीच में मेम्ब्रेन है उसको प्रोटॉन्स पास कर जाएंगे, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल अलोंग द एक्सटर्नल सर्किट क्रिएटिंग द करंट, ठीक है। ये जो प्रोटॉन्स है ये पास कर जाएंगे इस मेम्ब्रेन को, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सटर्नल सर्किट बनाएंगे ऊपर, ठीक है। ये बात हो गई इस तरफ हाइड्रोजन की साइड, एनोड की साइड, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन का। दूसरा, अब कैथोड साइड पे बात करें तो ऑक्सीजन जब हम यहां से देंगे तो ये भी इंटरेक्ट करेगी प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि एक कैटलिस्ट तो चाहिए स्प्लिट करने के लिए किसी भी चीज को, और ये ऑक्सीजन एटम्स को स्प्लिट कर देगी, सॉरी, ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देगी इनटू ऑक्सीजन एटम्स विद ए नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में इधर भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए और उधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ से, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, द ऑक्सीजन एटम्स दैट कंबाइन विद द प्रोटॉन्स जो पास होके आए थ्रू द membrane and electrons from the external circuit to produce the water। और इस तरीके से ये जो ऊपर सर्किट बनेगा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली, इट विल जनरेट पावर एज लॉन्ग एज द फ्यूल एंड द ऑक्सीडेंट्स, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितनी जब तक सप्लाई होता रहेगा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। और बाय प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, से वाटर एंड द हीट। वोल्टेज जनरेटेड बाय सिंगल सेल इज अराउंड 0.7 वोल्ट। अगर हमें और ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम लोग ऐसे कई सेल अरेंज कर सकते हैं एक साथ टू क्रिएट ए फ्यूल सेल स्टैक। ओके, तो ये इनके तरीके हैं। दूसरा आपको जो जानना एग्जाम के लिए वो है इनके मेथड्स, किस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। हियर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग नेचुरल गैस विद हाई टेम्परेचर स्टीम। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रोडक्शन मेथड एंड ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 95% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ओके, हाउएवर ये फॉसिल फ्यूल को यूज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट करता है। ये वो सब हमने एक टॉपिक पहले किया था, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वो हम प्रीलिम्स में दोबारा भी करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन का उसमें सबसे कॉमन मेथड है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जा सकता है, दैट इज वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन by passing electric current. This allows the production of very pure hydrogen and the electrolyzers can be coupled with renewable electricity to generate green hydrogen सस्टेनेबली, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए ही हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट्स पर है पूरी तरीके से। दूसरा थर्मोकेमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर हीट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड हाइड्रोकार्बन एंड थर्मोकेमिकल साइकिल्स रिक्वायर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस ऑफन यूजिंग हीट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर सोलर कंसंट्रेशन। तो और उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कहीं और प्रोड्यूस नहीं होती है, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल रिफाइनिंग या फिर क्लोरीन प्रोडक्शन। तो वो सब वो हाइड्रोजन वाला वो एक अलग टॉपिक है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ऑल दो वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको मेथड्स बताने थे, कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है कि ये मेथड किस काम में आते हैं। ओके, एप्लीकेशंस, अब कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम फ्यूल सेल को यूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है, जो हाइड्रोजन इसको पावर देगा एंड इट विल हैव मच हायर रेंज एंड फास्टर रिफ्यूलिंग देन द बैटरी ईवीज। जो लिथियम आयन बैटरी से उनसे बेटर ऑप्शन है फ्यूल सेल,
ठीक, तो कभी इनको कर पाएंगे तो वो भी ठीक है। उसके अलावा ये जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दे कंबाइन गैसोलीन कार्स रेंज एंड रीफ्यूलिंग कन्वीनियंस विद द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ बैटरी ईवीज एज वेल। दूसरा, लीडिंग अब ये कुछ एग्जांपल है, लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दिस मॉडल्स एंड हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंडिंग इन सेवरल रीजन्स, बट अभी उस लेवल पे नहीं है, बट दूसरी कंट्रीज में वो थोड़ा एक्सपैंड कर रहा है। इंडियन रेलवे ने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, इसका एक प्रोटोटाइप दिखाया था, और ये कहा था कि ये 160 किलोमीटर तक की स्पीड पे जा सकती है, और अगर एक बार फिल कर दिया तो 600 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया था इन्होंने एक प्रोटोटाइप बना के, बट अभी इसको लॉन्च करने में टाइम है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो गया, स्टेशनरी पावर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड ए क्लीन बैकअप ऑफ ग्रिड एंड सप्लीमेंटल पावर फॉर फैसिलिटीज लाइक टेलीकॉम टावर्स, डेटा सेंटर एटसेट्रा। और उसके बाद अगर ये ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे तो हम इसको दोबारा फीड भी कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक बेनिफिट है लो नॉइस ऑपरेशन। जैसे डीजल जनरेटर वगैरह चलते हैं कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो बहुत नॉइस करते हैं, ठीक है, बट ये ज्यादा नॉइस नहीं करता, सो इट इज सुटेबल फॉर हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड अर्बन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ब्लूम एनर्जी इंस्टॉल्ड फ्यूल सेल एट टाटा पावर डेटा सेंटर इन इंडिया प्रोड्यूसिंग 1 मेगावाट ऑफ रिलायबल क्लीन एनर्जी, ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। दूसरा, एप्पल भी यूज करता है फ्यूल सेल को अपने डेटा सेंटर पर इन नॉर्थ कैरोलिना मेड बाय ब्लूम एनर्जी। दूसरा, पोर्टेबल पावर में भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल फ्यूल सेल सिस्टम, इट कैन पावर द पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, tablets, etc. Fuel cartridge replacement provide instant recharging. Their miniaturization, quiet operation, and low heat make them ideal embedded power source. Okay, और इसी तरीके से आपको याद होगा एक और कंसेप्ट आया था न्यूज़पेपर में, न्यूक्लियर बैटरी। उसमें ये कहा गया था कि अगर न्यूक्लियर बैटरी यूज की जाएगी तो ये आपके फोन को 50 साल तक एक ही चार्ज में रन कर सकती है, आपके मोबाइल फोन्स को। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैटरीज भी यूज कर सकते हैं हम कल को फ्यूचर में, और ये भी यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स और चैलेंजेस दो तीन याद रख लीजिए ज्यादा, क्योंकि अलग से आने के चांसेस कम है, और आएगा भी तो 10 मार्कर से ज्यादा नहीं आएगा। क्लीन एनर्जी में यूज कर क्लीन एनर्जी है, ये इसका एक बेनिफिट है। इट हैव वाटर वेपर ओनली एज ए बाय प्रोडक्ट, हेंस क्लीन एनर्जी। हाई एफिशिएंसी, इसकी जो एफिशिएंसी है इट इज 60%, विच इज मच हायर देन द हीट इंजन लाइक आईसी इंजन जो अभी गाड़ियों में यूज होता है। ठीक है, उनकी थियोरेटिकल लिमिट है जस्ट 25 to 30%। Reliable backup power, yes, it is highly reliable and a resilient backup power due to modular architecture. Easy hydrogen storage and instant refueling provide an advantage over batteries. बट इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे सबसे पहले कॉस्ट बैरियर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो प्लेटिनम का कैटलिस्ट चाहिए। साउथ अफ्रीका के पास 90% रिजर्व हैं, उसी पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी रहेगी हमारी। ये हालांकि मास मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कल को तो कॉस्ट रिड्यूस हो भी सकती है, जैसे आप जब थोक में कोई सामान मंगाते हो। हाइड्रोजन स्टोरेज इशू, effective, safe and economically hydrogen storage, especially on-board vehicle, remains an active research area, क्योंकि options like high pressure tank, liquid hydrogen and metal hydrides, these are the attractive alternatives. Then lack of distribution infrastructure, vast network of pipeline carriers, refueling station की जरूरत पड़ेगी हमें इसका और ज्यादा एडॉप्शन करने के लिए, स्पेशली इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात हो गई। ये मेथड जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डार्क पैटर्न्स पे हमने ऑलरेडी प्रॉपर मेंस 450 प्लस में सेशन किया हुआ है, ये दोनों की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अब जब न्यूज़पेपर देखते हो और अगर पुराने मेंस 450 प्लस सेशन नहीं देखे तो एटलीस्ट जब नीचे लिंक डाला हुआ है तो देख लिया करो। ठीक है, एक शुरू में फिजिकल फेडरलिज्म और दूसरा डार्क पैटर्न। ठीक है, इन दोनों के लेक्चर्स आप इसके साथ ही देख लेना। बाकी इंटरनेशनल पेज पे कुछ नया नहीं है। यहाँ पे ऑयल रिकवर्ड फ्रॉम संकिन टैंकर, यहाँ पे इनका एक टैंकर गिर गया था, बट वो ऑयल स्पिल हुआ नहीं, उसको रिकवर कर लिया टैंकर को। बट आजकल ना ऑयल स्पिल को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, आपके हेयर्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी शॉप वगैरह से हेयर कलेक्ट किए जाते हैं, फिर इनसे काइंड ऑफ नेट बनाई जाती है, क्योंकि हेयर के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने वेट से 5 गुना ज्यादा वेट बियर कर सकता है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकता है 5 टाइम ज्यादा। तो आजकल इस तरह की ह्यूमन हेयर से नेट बनाई जा रही है ऑयल स्पिल को ओवरकम करने के लिए। ओके, बाकी कुछ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।